अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या आज आपने कैलेंडर देखा है? आज है तारीख 8/8/8। अच्छा अब्दुल्ला, कल से लगा हुआ है कि कब आएगी 8 और मैं ये कहूंगा क्योंकि कल भी ही वाज टेलिंग मी दिस, तो आज बता दें। यू नो 8 जिस तरह 786 या 777, इसी तरह बहुत ही अहम नंबर न्यूमरोलॉजी में समझा जाता है 888, 888। तो ट्रिपल कैसे हो गया है? होमा 8 तारीख 8वां महीना, और 2024 को जब आप काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो इट वुड आल्सो बी 8। अदरवाइज तो जाहिर है 8 नहीं हो सकता ना, कोई चारा नहीं है। सो 2 2 और 4 को। सो it is considered to be the number of abundance, wealth, prosperity. Oh, that's why you were saying manifest this and हाँ, मैं इसलिए कह रहा था, मैं आपको इसलिए कह रहा था। I thought he was joking. Anybody who sort of believes in it, they can manifest good things in life and start this day at a good note. और जिनकी सालगिरह है आज, तो उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त दिन हो गया, मतलब सारी मैनिफेस्टेशन तो फिर हो ही गई। एंजेलिक नंबर भी कहा जाता है इसको, 888 को। नहीं, बस इतना। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब हम जाते हैं जरा जो हो रहा है, और आज मेरा ख्याल है कि जहां बारिश हो रही है और बहुत बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि अलर्ट्स और सायरन्स जो हैं वो बज गए हैं, तो उनके लिए वैसे जब से मुल्क हमारा नाजुक दौर से गुजर रहा है ना, तकरीबन उसी जमाने से नाला लई में भी वो नाला होता है ना, खतरे की घंटी बज रही है। तो खतरे की घंटी बज गई है। आपको बता दें कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। एज वी स्पीक नाला लई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद वासा ने अलर्ट जारी किया और खतरे के सायरन भी बजाए गए। कुछ आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन अब नाला लई में पानी की सतह कम होना शुरू भी हो गई है। तो मे बी योर 888 इज परहैप्स वर्किंग ओवर देयर। कटारिया का मकाम है जहां पर पानी की सतह 23 फुट से कम होकर अब 21 फुट पर आ गई है, यानी खतरे की जो बात थी वो टल गई है। ओके, टल गई। ठीक है जी। नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फुट है। एमडी वासा का कहना है कि वासा का अमला निकास आपके लिए नशेबी इलाकों में मौजूद हैं। बारिशों की मजीद पेशगोई के पेश नज़र इंतजामात किए जा रहे हैं। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई। पेश नज़र मामला। ठीक है। अच्छा, अब आपको बता दें कि ज़ियारत में बारिशों और सैलाब के बायस कौन सा ये डैम, मराडेले डैम और एक्शन डैम, ये टूटने से जंदरा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। 10 देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है, जबकि सैलाब ने 30 मकानात को नुकसान पहुँचाया है। और DGPDA में जहाज़ेब खान कहते हैं कि ज़ियारत में कई मकामात पर गलावट बर्स्ट हुआ है और ये सूरत हाल है। सो ज़ियारत में मुख्तलिफ मकामात पर डैम जो है वो टूटने से या वो डैमेज होने से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, मकानों को भी नुकसान पहुंचा है एंड रेस्क्यू का काम PDMA की तरफ से जारी है। खबर की दुआएं कर रहे होते हैं ना, और बारिशों का इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, और फिर साथ साथ ये भी दुआ होती है कि बस बारिश होए थोड़ी सी और फिर ख़त्म हो जाए, अदरवाइज दिस इज़ व्हाट हैपन्स। तो ये कुछ बड़े स्केरी किस्म के अब्दुल्ला विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर मकानात भी हुए, सोचें अब मेरे लोगों के घर हैं और फिर दोबारा से बनाने में, और फिर अब तो आपको पता है हर साल बारिशों को क्या सिलसिला है कि कुछ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। कोई बारिश प्रूफ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ अच्छी बातें करेंगे। अरशद नदीम तो आज इंशाल्लाह रात 11:25 पर एक्शन में होंगे, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और दुआएं भी हम लोग कर रहे हैं। आज तो आपको पता है हमें दुआएं ज़्यादा करनी चाहिए। हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, नॉट टू पुट टू मच प्रेशर ऑन हिम, बट रियली ही इज़ आवर ओनली लास्ट होप। ओनली होप। सो जी हाँ, 32 साल हो गए हैं पाकिस्तान कोई मेडल हासिल नहीं कर सका है ओलंपिक्स में। क्या आज वो तारीख बदलेगी? वो एक टर्न आएगा हमारी इस मेडल ना लेने की रिवायत में या नहीं आएगा? इंशाल्लाह उम्मीदें हमें बहुत ज्यादा है, because the chances are bright। अच्छा जी, अब इसमें डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अब जरा पॉलिटिकल हाँ जी, एस्टैब्लिशमेंट और PTI के मामलात सही होने के चांसेस कितने ब्राइट हैं, इस पर भी जरा बात कर लेते हैं। अब इमरान खान ने चंद दिन पहले GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ किया था।
कल 9 मई वाकयात पर मुआफ़ी मांगने पर भी राजी हो गए, मगर साथ ही 9 मई के वाकयात की CCTV वीडियो सामने लाने की भी शर्त रख दी। साथ ही का मुझसे भी माफ़ी मांगे। यकीन दिलाया कि PTI के ओहदेदार मुलव्विस हुए तो ना सिर्फ वो माफ़ी मांगेंगे बल्कि ओहदेदारों को कड़ी सज़ा भी दिलवाएंगे, पार्टी से बाहर निकाल देंगे। बानी PTI के इस पेशकश को सियासी हल्के अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना, मामला बहुत अरसे पहले मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ इस स्टेज पर पहुंचा है। पहले तो यही मौक़िफ़ था या रहा है कि अगर मुझे पकड़ेंगे तो मेरे कारकुन रिएक्ट करेंगे, फिर उसको कहा कि ड्रामा है, हमारा कोई बंदा नहीं है, और अब ये स्टांस है। हुक्मरान जमात नून लीग के नज़दीक बानी PTI का बयान उनकी मायूसी जाहिर कर रहा है, क्योंकि कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। मायूस हो चुके हैं, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये बयान मायूसी की अलामत है, दरवाजे बंद होने की अलामत है। वो कहते हैं जी कि मैंने ये किया नहीं है, ISPR मुझसे माफ़ी मांगे। किस चीज़ की मांगे? कि ISPR ने तो अपने बंदों का मुआसबा किया है, आला अफसर निकाल दिए, जर्नैल निकाल दिए हैं। आपने बगावत की है, आपने साजिश की है। आप इसको एक मामूली चीज़ समझते हैं जी कि मैंने क्या किया है, जी मैंने कुछ किया नहीं है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने वाजे किया है कि माफ़ी मांगने की बात उसी सूरत में की गई कि अगर साबित हो जाए कि 9 मई के वाक़यात के जो सब कुछ हुआ था जलाओ घिराओ में PTI मुलव्विस है। बल्कि बानी PTI ने कहा कि उनसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए, उनसे एज इन हिम से। बिल्कुल। तो ये ज़रा कंडीशनल है, सुने क्या कहा। इमरान खान ने यही कहा है कि CCTV फुटेज है, इन्हीं के पास है, ये ले आएं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें CC फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा PTI का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफ़ी मांगे, क्योंकि आपको पता है कि ये PTI के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफ़ी का फैसला कर लिया है कि माफ़ी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया। लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नज़र आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफ़ी मांगूंगा। तो ये सब कुछ जो है वो डिपेंडेंट ऑन CCTV फुटेज है कि अगर वो देख लेंगे कि वाकई ऐसा हो रहा था तो फिर वो एक माफ़ी हो जाएगी। तो देयर आर सम कंडीशंस अटैच्ड टू दिस ऑफर। साथ ही आपको बता दें कि there are multiple footages obviously already of people approaching, people doing stuff, so footages तो बहुत सारी हैं already। हाँ, लेकिन वो तो कोई और एंगल देखना वो मकसूद है, आप समझ ही गए होंगे। खैर एनीवे जी, 9 मई के मामले में फ़ौज आज भी उतनी ही हसास है जिस दिन ये वाक़या हुआ था, उतनी ही हसास है। और 3 दिन पहले आपने सुना ही होगा कि DG ISPR ने वाजे किया था कि फ़ौज अपने मौक़िफ़ पर कायम है और जिन लोगों ने रियासत को चैलेंज किया है कानून उनके खिलाफ हरकत में आएगा। तो फ़ौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में, लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। शोएब शाहीन भी कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें पूरे वो नहीं है फुटेज के उसमें कुछ एक्शन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, हमें पूरा टाइम लाइन चाहिए, मतलब कि कब घुसे, हाउ इट स्टार्टेड, कौन घुसा, किसने दरवाज़ा, एज एन ही वांटेड अ सीरीज ऑफ इवेंट। सो इमरान खान की माफ़ी मांगने और अपने कारकुनों को सज़ा देने की पेशकश बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश आप समझ सकते हैं, मगर क्या वो इसमें कामयाब होंगे, ये वो सवाल है जिसका सबको इंतज़ार है कि इसका जवाब क्या होगा। वैसे जवाब बारहा इसका आ भी चुका है और जवाब इसका नफ़ी में ही आया है, लेकिन अब क्या सूरत हाल तब्दील होगी, दैट इज़ येट टू बी सीन। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार चीमा साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा। अच्छा जी उमर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि ये बात पहले भी होती रही है, हम भी इस फोरम पे बात करते रहे कि इमरान खान और उनकी पार्टी को अगर अपने लिए हालात जो हैं वो ज़रा बेहतर करने हैं, फ़ायदेमंद करने हैं, तो उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इक़दाम लेने होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे। तो एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ के बाद माफ़ी वाली मशरूत ऑफ़र, कंडीशनल ऑफ़र, क्या इसी जानिब इशारा करती है? ये बातें इमरान खान ही कर सकते हैं कि आज वो एक बात करें, कल कोई उससे बिल्कुल मुतज़ाद बात करें।
और उनके फॉलोअर्स जो हैं उस पर यकीन भी कर लें। और अभी भी जो आए दिन उनके बयानात आते हैं उनमें ये एक सलाहियत है कि वो अपने लोगों को दोबारा से इंगेज कर लेते हैं और लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। तो जो मशरूत माफ़ी की उन्होंने बात की है, बेसिकली देखें उसमें साथ साथ वो जो फ़ौज का बयानिया है उसको भी काफ़ी हद तक वो डैमेज कर रहे हैं। जो वो बात कर रहे हैं कि आप जो CCTV फुटेज सामने लाएं, आप बताएं कि अगर हमारे लोग उसमें को मुलव्वस हैं मैं उनको ख़ुद सज़ा दूंगा। ये तो हर इमरान खान का काम नहीं है कि उन्होंने सज़ा देनी है। और दूसरा, मैं इस पर माफ़ी भी मांगूंगा। अब ये है कि ये उनका एक टैक्टिक भी हो सकता है कि कौन ये तय करेगा कि कौन सी बातें दुरुस्त हैं या नहीं हैं। जो मामलात कानूनी तौर पर हैं वो वैसे ही अभी तक लटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि उधर वो केसेस सुन सकते हैं या नहीं, वो उधर पड़े हुए हैं। इसी तरह जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्होंने अपने ट्रायल मुकम्मल कर लिए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो इमरान खान ऑफ़र कर रहे हैं इसका तो मतलब ये है कि ये जो सारा प्रोसेस है उसको अंडू किया जाए और नए सिरे से जिस अंदाज में इमरान खान कह रहे हैं कि लोगों को सामने लाया जाए और फिर निशानदेही की जाए और फिर इमरान खान उस पर कोई बात करेंगे उस पर। इनके उनमें जितनी अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी हुई है कि वो बातों में लोगों को कंफ्यूज भी कर जाते हैं। तो ये अगर इस तरह की कोई स्ट्रेटजी होगी तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिशरी होंगे और उन्होंने एक अच्छी अपनी तरफ से एक अच्छी चाल चली है। जी साहब, अभी आप सलाहियतों का जिक्र कर रहे हैं, वैसे तो तहरीक इंसाफ के कारकुन हों या इमरान खान साहब के जो फैंस हैं उनके नज़रियात या स्टांस या बातें बयानात कुछ भी तब्दील हो वो उससे मुतासर नहीं होते हैं, एज इन वो मिनोन उस पर यकीन करते हैं। लेकिन 9 मई वाला जो बयानिया था और ज़ाहिर है ये इनकी सियासत का महवर रहा है, जो हालिया बयान अब कल आया है, इससे पहले जो आते रहे हैं, आपको ये तब्दीली कैसे लग रही है? कारकुन पुराने वाले भूल जाएंगे और बस इसी पे इक्तफा करेंगे? कारकुनान जो इमरान खान के हैं वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। इमरान खान एक कल्ट पर्सनैलिटी हैं और उनका जो फॉलोअर है वो बड़ा ब्लाइंड किस्म का फॉलोअर है। उन्होंने इमरान खान ने नफ़रत की दीवारें इतनी बड़ी खड़ी कर दी हैं कि अगर उनके किसी फॉलोअर को इमरान खान में कोई खामियां नज़र भी आएँ तो वो फिर भी कहता है कि ये दूसरों से बेहतर हैं। तो लिहाजा वो उसी दायरे में, इमरान खान के दायरे में ट्रैवल करते रहते हैं। बाकी जो 9 मई वाला मामला है, 9 मई के मामले पे अभी उन्होंने को पहली दफ़ा तो बात नहीं की। आपको याद होगा कि जब 9 मई हुआ था तो उसके बाद जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी वो तो ये थी कि जब आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं अपने कारकुनों को कैसे रोक सकता हूँ कि वो किधर जाएंगे और वो क्या करेंगे। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उस टाइम लोग इस बात पर चल पड़े और ये मई की बात है। फिर जून में वो एक नया एक आर्गूमेंट या बयानिया या शोशा उन्होंने वो एक नई चीज़ लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, कि ये तो फ़ौज ने खुद कराया है। ये वैसे कोई भी ये बात जो है ये भी इमरान खान के फॉलोअर ही मान सकते हैं कि फ़ौज जिसका एक अपना इतनी एक मिथ बनी हुई थी और उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि जिसमें अपने पर खुद हमला कराया और लोगों के सामने वो अपनी मिथ ब्रेक करें और ये तासर दें कि उनको अगर कोई एक पार्टी बीट कर सकती थी तो वो PTI थी। नहीं कि वो PTI का इमेज बिल्ड करें कि अगर फ़ौज का कोई तोड़ हो सकता है तो वो PTI है। ये किस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन उनके लोगों ने उस पर बिल्कुल यकीन कर लिया। मेरा उस टाइम भी ख्याल था कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन वो मान गए। अभी भी जो उन्होंने आर्गूमेंट दिया है वो उनके फॉलोअर्स के लिए तो बहुत वैलिड है और ये वो बातें हैं, ये सारे मफरूज़े हैं जी कि अगर ऐसा कर लें, अगर वैसा कर लें, तो ना ऐसा होना है। और लिहाजा वो इस सारे अमल में ओवरऑल जो 9 मई वाला बयानिया है उसको वो मुतनाज़ा भी बना रहे हैं और उसको गैर संजीदा भी कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि ये अगर एक सोच हो तो फॉलोअर्स ये भी मानने को तैयार हैं, विच एक्चुअली डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। अजीब सी बात है। खैर एनीवे, उमर चीमा फाइनली ये भी बता दें कि हुकूमत का क्या स्टांस होना चाहिए, उनको क्या फील करना चाहिए। इमरान खान का मौक़िफ़ कुछ नरम हो, दूसरी जानिब से भी कुछ स्पेस दी जाए तो तहरीक इंसाफ को कुछ हौसला तो मिलेगा ही। तो क्या हुकूमत को इस सूरत हाल में परेशान होना चाहिए या उनके लिए भी यही अच्छा होगा? देखिए, जो इस टाइम मामला चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और PTI के जो आपस में उनकी लड़ाई चल रही है उसमें हुकूमत का तो ऐसा रोल नहीं है। यानी कि हुकूमत इस तरह इस लड़ाई की बेनिफिशरी है। ना लड़ाई इनकी वजह से शुरू हुई और ना ही इनकी वजह से ख़त्म होनी है। तो लिहाजा जब तक नहीं ख़त्म होती तो उस टाइम तक तो ये बेनिफिशरी हैं। बाकी क्या PTI को स्पेस मिलेगी,
पीटीआई एक बहुत सीरियस चैलेंज दे रही है एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट को इतना चैलेंज कभी तारीख में नहीं आया जितना पीटीआई दे रही है। लेकिन ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफराद के साथ इमरान खान के ज़ाती लड़ाई है। यानी कि पहले जो मामला होते थे उसमें ज़ाती लड़ाई नहीं होती थी, अदारा जाती लड़ाई होती थी। तो जो उसमें एक टेक्टिकल किस्म के सरेंडर भी होते थे, बाज़ का गिव एंड टेक होता था। लेकिन अभी तो एक ज़ाती लड़ाई है, अब तो अनाओं की लड़ाई भी है। और फिर उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि दोनों तरफ एतमाद की कमी है, कि यानी कि उनको ये है कि अगर इमरान खान को स्पेस देंगे तो ये स्पेस कितनी लेगा, ये खुद तो स्पेस में नहीं चला जाएगा या हर चीज़ साथ ही तो नहीं ले जाएगा। तो लिहाजा एक उनके दरमियान एतमाद का बहरान है। उससे मुझे नहीं लगता कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है इनके साथ इमरान खान के मामला ठीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आते। बल्कि अभी तक जो उनकी क्लैरिटी है कि वो हमने इनके साथ पीटीआई के साथ मामला ठीक नहीं करने, वो इसका भी अंदाज़ा लगा लें कि हर 2 हफ्ते बाद DGISPR अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए और उसमें वो इस बात का इयादा करते हैं कि जो 9 मई पे कोई माफ़ी नहीं होगी, तो ताकि अगर लोगों के जहन में अभाम है तो वो भी ना रहे। ऑलराइट, कह रहे हैं ये है सूरत हाल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम उमर चीमा साहब। साथ ही आपको पता है कि कैसे हम डिटर्मिन करेंगे या कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो पेट्रोल बम हैं वो 9 मई को इस्तेमाल नहीं हुए। मतलब वो जो 9 मई को पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए थे वो हमारे नहीं थे, लेकिन जमान पाक में जो पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए थे वो हमारे ही थे। इफ़ यू गो बाय बानी पीटीआई इमरान खान की जो सहाफ़ियों से एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई है, जो तो पुलिस पर हमले किए जाते थे, ये आप देखें, ये हमारे पुलिस वाले हैं जिन पे पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, ये पुलिस वाले हैं। वैसे ये तो इटसेल्फ एक फर्दे मतलब एतराफ़ जुर्म है कि हम पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं हम पुलिस पे। जो कि एक्चुअली आपको बता भी दें कि हुआ क्या है कि अडयाला जेल बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जब उनसे पूछा गया कि 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बम देखे गए, ये सहाफ़ियों का सवाल था उनसे और उनका जवाब, इमरान खान का ये जवाब था कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं नहीं। ये उनका जवाब आगे से आया। तो लिहाजा एक तो एतराफ़ किया कि ज़मान पार्क के बाद जब हुआ था तो पेट्रोल बम यूज़ हुए थे, लेकिन उसके बाद नहीं यूज़ हुए थे। अभी उनका अपना जब एक हुजूम होता है, जब क्राउड होता है, तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो पेट्रोल बम जो आपके घर के बाहर बन रहे हैं, जो आपके घर से पुलिस वालों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो किसी और इमारत पे आग लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। मतलब हाउ विल यू मेक श्योर, हाउ विल यू कि वो वाला तो वो जो पेट्रोल बम था ना, वो जो बोतल शीशे की इस्तेमाल की गई थी वो तो हाँ जी हमारी थी, लेकिन ये वाली हमारी नहीं है। और ये उन्होंने कह भी दिया। तो इसमें अब आगे 9 मई को हुआ नहीं हुआ इज अनदर स्टोरी, लेकिन एटलीस्ट ये एतराफ़ ज़रूर किया कि ज़मान पार्क वाला हमने पुलिस पर बम बरसाए थे, हमने किए थे। सो दैट इज़ ऑल्सो अलार्मिंग। अच्छा जी, कल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के इलाका जात, शिमाली इलाका जात, चाहे साहिली इलाके हों, चाहे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हों, पहाड़ों का हुस्न है, मेडोज़ हैं, वादियाँ हैं, दरिया है, सयाह भी बहुत जाते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान से जाते हैं, इंटरनेशनल सयाह भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो सयाह जाते हैं वो ज़रा सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। हाँ, और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ भी। हाँ, जिसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ करते थे, लिटरली जैसे पार्किंग स्पॉट्स पे लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं जो कि वहाँ के कल्चर से सूट नहीं करती, तो नहीं करनी चाहिए। इन एनी केस कल से हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है कि हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि हाउ डू द पीपल फील अबाउट इट ओवर देयर और क्या करना चाहिए। आरिफ उर्फी हमें बता रहे हैं जफराबाद आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के इन अज़ला में ख़ुसूसी तौर पे जो हमारा शिमाली अज़ला हैं, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद है, नीलम है, हटियाँ है, इन अज़ला में, और इसी तरह वस्ती जो अज़ला है हमारे, जिसमें रावलाकोट यानी पुंछ है और हजीरा है, उसमें हवेली है, तो इन अज़ला में सियाहत का बड़ा पोटेंशल है। और ख़ुसूसी तौर पे जो गुज़श्ता साल हमारे इन इलाक़ों में तकरीबन 24 लाख सयाहों ने सफ़र किया था। कुछ मसाइल यकीनन जन्म लेते हैं इस वजह से, कुछ जो हमारा जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, उसके ऊपर भी बड़े इसके ऊपर असरात पड़ते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे शिमाली अज़ला हैं, यहाँ पर जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो ऐसा है कि यहाँ पर ख़वातीन की तस्वीरें नहीं उतारना होती, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, उससे कुछ तकालीफ हो जाती हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी तरह अब ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में सड़कों के किनारे आपको फसलें लगी हुई नज़र आएंगी। कहीं मकई की फसल लगी होगी, कहीं पे जो हमारे देसी खीरा जो उसको हम त्रीड़ी कहते हैं वो लगी होती है। इसी तरह खुबानी की फसल मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फल लगे होते हैं। तो कुछ सयाहों से की शिकायत मौजूद हैं कि वो इस इलाके में इस तरह फल को इस्तेमाल करना
करने से लोग इजाज़त देते हैं। लोग वैसे भी, आप इस इलाके में बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे टहनियाँ तोड़ देना या फसल को तबाह कर देना, उसमें एकदम से हड़बोंग मचा लेना, तो वो ज़रा सियाहों के आने की वजह से कुछ मसाइल ये ज़रूर होते हैं। और सियाहों को भी इसी तरह लोगों से कुछ मसाइल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले इलाके में कहीं लैंडस्लाइड हो जाती है या इस तरह कोई रास्ता बंद हो जाता है, तो वहाँ पे चंद ऐसे मकामात हैं जहाँ पे एकदम से महंगाई होने का बड़ा वो हो जाता है कि बड़ी महंगाई हो गई, एकदम से चीज़ें शार्ट हो जाती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो मकामी लोगों को फेस करना पड़ते हैं। अभी हम चलेंगे चित्राल, और वहाँ हमें जहांगीर जिगर फ्रेंड है हमारे, बता रहे हैं हंसने की क्या बात। चित्राल के पीके पे इंतहाई शिमाल में वाक़ई एक खूबसूरत तरीन दिलफरेब सरजमीन है। कौमी दरख्त दियार, कौमी जानवर मारखोर और कौमी परिंदा शाहीन यहाँ इकट्ठे बसते हैं। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड, शंदूर, गर्म चश्मा, शाही किला और शाही जामी मस्जिद सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। कदीम तरीन कलाश मजहब से वाबस्ता कलाश भी यहाँ पर एक कोने में बसते हैं और सयाहों को दुनिया के कोने कोने से अपनी तरफ खींच लाते हैं। गो की यह तादाद में कम लोग हैं, मगर इनका कल्चर यूनिक है। चित्राल के अवाम सयाहों और मेहमानों के कदरदान होते हैं। वो इंतहाई पुरअमन, मुहिब वतन और सयाहों के साथ खंदपेशानी से पेश आने वाले लोग हैं। वो जानते हैं कि सयाह उनकी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, होटलों में ठहरते हैं और दूसरे तिजारती मराकज़ में ख़रीदारी करते हैं, जिससे उनको माली फ़वाइद हासिल होते हैं और सयाह भी उनके बर्ताव से इंतहाई खुश होते हैं। वो उनके रिवायात की पासदारी करते हैं। मगर बाज़ ऐसे टूरिस्ट भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं जो बड़े मज़ेदार गाड़ियों में इकट्ठे सवार होकर अपने बिस्तरे, अपने खाने का सामान, बर्तन, चूल्हा तक उठा लाते हैं और बिला इजाज़त लोगों की इमलाक में दाखिल होते हैं। कैलाश वैली में उनकी मजहबी इबादत गाहों में और ममनूआ इलाक़ों में जाते हैं, जिससे तलखियाँ पैदा होती हैं। और ख़ास तौर पे थैंक यू सो मच। लेकिन क्योंकि चित्राल का कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है और उनकी इतनी ज़्यादा फोटोग्राफी हम देख चुके हैं और हेड गेयर और उनके कपड़े चपड़े के, जब लोग जाते हैं ना तो उनको प्रॉप्स समझना स्टार्ट हो जाते हैं कि जैसे कि मूवी चल रही हो। ऑल्दो दे आर रियल पीपल, उनकी एक ज़िंदगी है, उनकी एक कल्चर है, उनके तौर तरीके हैं। तो फिर कभी कभार अच्छी तरह जिस रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए वो रिस्पेक्ट नज़र नहीं आता इन सम टूरिस्ट। ये बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा जब भी लोग वहाँ जाएं। अपना तजर्बा प्लीज़ बताइएगा, क्या आपने कभी इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है व्हेन यू वर ऑन अ टूर टू दीज नॉर्दर्न एरियाज, टू चित्राल, टू कैलाश, टू एनी ऑफ दीज एरियाज? और ज़रा अभी हम बात करेंगे कि एक्चुअली बांग्लादेश में क्या हो रहा है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो इतने खुश नहीं हैं कि इंडिया ने उनकी फॉर्मर जो लीडर थी उनको पनाह दी है। सो दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट और वो चाहते हैं कि दे शुड स्टैंड ऑन देयर ओन स्टीम। सो उसकी ज़रा बैकग्राउंड आपको बता दें कि वहाँ क्या हो रहा है। की तरफ से ये भी मुतालबा किया, ये भी एतराज़ किया जा रहा है कि उन्हें किस तरह से सेफ एग्जिट दे दिया गया इन हालात में। उस पर भी बहुत गुफ्तगू या बहस हो रही है। फिर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है वो रवाना हो गए थे कल फ्रांस से और ये अबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। अबूरी हुकूमत की मुद्दत क्या होगी, दैट इज़ ऑल्सो टू बी सीन। वैसे तो 6 महीने होती है इनके आइन के मुताबिक, लेकिन यही कहा जा रहा था कि ये एक्सटेंड हो सकती है इन सर्कमस्टांसिस में। और आज रात तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये अबूरी हुकूमत जो है ये तश्कील पा जाए और तमाम लोग अपने ओहदों का हलफ उठा लें। Let's see, that remains to be seen। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होने का सबसे ज़्यादा दुख जो है वो एक्चुअली किसे हो रहा है, भारत को ही हो रहा है। और भारत के सियासी, सफारती और सहाफ़ती हल्के बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का शिकार हैं। मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत, जिस तरह अब्दुल्ला आपने बताया, आज हल्फ उठाएगी। अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि भारत के बांग्लादेश में गलत लोगों के साथ ताल्लुकात हैं और भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। और साथ ही भारत को हसीना वाजिद के जाने से उतनी परेशानी है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की रात काबीना कमेटी बराए सलामती का आला सतह का इजलास बुला लिया था और उस वक्त तक दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर आमदोरफ्त बंद है। और आपको बता दें कि दोनों मुल्कों के दरमियान चलने वाली जो बस सर्विसेज हैं और जो एयरलाइन सर्विसेज हैं, जो रेलवे सर्विसेज हैं,
वो सब इस वक्त बंद हैं। शेख हसीना को मेहमान बनाने पर भी बांग्लादेशी अवाम में भारत के खिलाफ जज्बात में काफ़ी शिद्दत आ रही है। ऐसे भी बात करते हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो सर्टनली एक इनकलाब से कम तो नहीं है। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में अब बांग्लादेश में जो पॉलिसी आने वाली है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है, और स्टेबिलिटी के बारे में लोग बहुत फिक्रमंद हैं, ये जल्द आती नज़र आ रही है आपको? जी, इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है वो काफ़ी बड़ी नौइयत की थी। आप इसको बल्कि इनकलाब भी कह सकते हैं, क्योंकि अवाम उठी उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो शेख हसीना ने कितने अरसे से रवा कर रखी थी, जिनके तहत ना सियासी आज़ादी थी ना बशरी हकूक़ थे, और जनवरी में जो इलेक्शंस भी करवाए वो भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ अवामी लीग के फ़ायदे के लिए थे। और जब ये कोटास का मसला आया तो ये कोटास तो बुनियादी तौर पर एक फौरी वजह बनी, वरना ये एक लावा पक रहा था और फटने का तैयार था, क्योंकि शेख हसीना ने एक डिक्टेटर की तरह, एक फाशिस्ट की तरह वहाँ पे हुकूमत की, जिसमें उसने कोई सियासी और कुव्वत जो है उसको जिंदा नहीं रहने दिया, उसको दीवार के सर लगा दिया। तो लोग लेकर आए और यंग बच्चे सड़कों पर आके उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो अपना इख्तिदार छोड़े और अब आगे का रास्ता मुतय्यन होगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी कोई इतना आसान नहीं है मंजिल, क्योंकि जब बिगाड़ इतना ज़्यादा हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। आपने देखा कि सड़कों के ऊपर पुलिस स्ट्राइक करके चली गई, कोई इंतज़ाम करने का नहीं था, आगे लग रही थी, और ये एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे एक सिविल वॉर सी कैफियत है। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल मेरे ख्याल में थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है और कोई इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये है कि नया इलेक्शंस होना चाहिए। बांग्लादेश की जो आवाम है वो बहुत जमहूरियत पसंद और आज़ाद मंश किस्म के लोग हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि एक डिक्टेटर जो शेख हसीना की थी उससे हट कर वो किसी और डिक्टेटरशिप में चले जाए। एजाज चौधरी साहब, एक और चीज़ भी देखने में आई है कि हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज करने वालों में एक एंटी इंडिया इस्टेब्लिशमेंट था, एक सेंटिमेंट रादर था, और खुलकर नज़र भी आ रहा था, इस पर बात भी हो रही थी। तो अब डॉक्टर यूनुस का बयान भी ये इशारा दे रहा है कि बांग्लादेश अब भारत का छोटा या चले प्रॉक्सी बनकर नहीं रहेगा। तो भारत के लिए तो ये एक काफ़ी धचका होगा, सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल, भारत की जो खारजा पॉलिसी थी उसमें बांग्लादेश की हैसियत ऐसे ही हो गई थी जैसे वो एक क्लाइंट स्टेट जिसे कहते हैं कि जो वो करना चाहे वो कर सके। उनका जो असर और रसूख है इतना ज़्यादा बढ़ गया था, और शेख हसीना उसको इस्तेमाल कर रही थी अपना जो उसका अपना बयानिया है उसका बना। उसका बयानिया क्या था? उसका बयानिया ये था कि शेख मुजीब ने ये जंग लड़ी थी और शेख मुजीब का एक कल्ट बनाया, और हिंदुस्तान को भी इसमें फ़ायदा था ताकि वो भी ये कहे कि जी शेख मुजीब को हम लेकर आए थे इक़्तिदार में, चुनांचे हिंदुस्तान का जो असर और रसूख है वो बांग्लादेश में हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो आपने देखा कि उस कल्ट के खिलाफ भी आवाज़ उठी। शेख मुजीब के धान मंडी में जो उसका घर था जिसको म्यूजियम बना दिया गया था उसको उन्होंने तबाह किया, उसके मुजस्मे तोड़े, उसके कटआउट्स नीचे गिराए, उसके प्ले कार्ड्स नीचे गिराए, और वो अब उस तरह की फ्रीडम फाइट की इंटरप्रिटेशन को वो मानने से तैयार नहीं है। वो पहले भी नहीं थे। अब सीना के जाने के बाद अमेरिका जो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है। तो अब हिंदुस्तान भी ये चाह रहा है कि किसी तरीके से बांग्लादेश के साथ कोई ना कोई राब्ता रहे, लेकिन उनकी खारजा पॉलिसी को खासा सेटबैक मिला है। बल्कि मैं तो एक थोड़ा उसमें अगर आप कहें तो इजाफा करूं कि इस वक्त सारे जो जनूबी एशिया में हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, तो अब बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, मालदीव्स में भी, तो वो एक तरह से मजरू हुए हैं। तो हिंदुस्तान जो समझ रहा था कि वो उसका अपना एक रीजनल प्रोफाइल बनेगा, एक ग्लोबल प्रोफाइल बनेगा, उस सबको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है हसीना के वहाँ से फरार
होने की वजह। अच्छा, अब बांग्लादेश में रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का भी एक डिफाइनिंग मोमेंट है। आप समझते हैं कि हालात में कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ बेहतर हो सकता है? लोगों का आना जाना, रिश्तेदारियां थीं, यादें हैं, हिस्ट्री है, बहुत कुछ है, कहीं से शुरुआत हो सकती है? पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि किसी भी दो मुल्कों के हालात जो हैं वो आपस में मुकाबला मेल नहीं खाते। पाकिस्तान में एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, एक पार्टी को अलबत्ता उनका लीडर जो है वो जेल में है, और ये हालात का मवाजना तो सर्टनली नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आजाद साहब, दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन वो मुजस्मे जब तोड़े जा रहे थे ना, तो बड़ा ही एक ट्रेजिक सीन लग रहा था। मतलब दैट इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ दैट कंट्री, और शायद वो भी ये कहते कि मेरी लेगेसी को कितना धचका पहुंचा है उनकी अपनी बेटी की तरफ से। इन एनी केस, अच्छा भाई, आपने हमें मैसेज किया कि आपने सब सयाहती मकामात की हमें सैर भी करा दी, उनका माहौल भी बता दिया। हालांकि हम तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं सयाहों की तरफ से मकामी आबादी को, और सयाहों को वो भी बता दिया। लेकिन आप हुंजा नहीं गए। हुंजा तो इतना इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सो हुंजा चलेंगे अब तो। एग्जैक्टली, हमने एक्चुअली दो और मकामात निकाले हैं, लेकिन पहले हुंजा चलते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली अहमद अली जी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा में सयाहत से वाबस्ता लोगों का सयाहत के सीज़न का इंतज़ार रहता है कि कब यहाँ पर सयाह आए और इनका रोज़गार उससे चले। गुज़श्ता कई सालों से देखने में आया है कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, सयाहों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। इससे कबल यहाँ पर महदूद तादाद में सयाह आते थे और उनको एक ज़िम्मेदार सयाहत के तौर पर यहाँ पर लोग ट्रीट करते थे। लेकिन अब जो है ज़्यादा तादाद में लोगों के आने से यहाँ पर सयाहत से वाबस्ता लोगों को शिकायत रहती है, और साथ साथ मुकामी लोगों को शिकायत रहती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं जो कि सयाहत के तौर तरीके से नाबलद है। यहाँ पर ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे सयाह शारा क़राक़रुम पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करते हैं और साथ साथ ओवरटेकिंग करते हैं, जिससे हादसात रूनुमा होते हैं। यहाँ पर यह भी देखने में आया है कि बहुत सारे सयाहती मकामात पर कचरे के ढेर जो है वो लगे रहते हैं, और यहाँ पर मुकामी लोग अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि सयाहती मकामात को साफ़ रखें। यहाँ पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल सयाह भी आते हैं जो कि सयाहत के तौर तरीके से आशना है, और उनसे मुकामी लोग खुश भी है। I mean, it's so sad। ये कचरा देखिए ना, और ये कचरा भी पुराना है कचरा। पता चल रहा है कि ओवर द ईयर्स लोग फेंकते चले जा रहे हैं। और फिर जो इन्होंने ओवरटेकिंग वगैरह की बात की है ना, ये ड्राइविंग सेंस तो लगता है कि वैसे तो शहरों में भी कमी नज़र आती है, लेकिन शहर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू, और बड़ा अच्छा है कि अली अहमद अली ने ये पॉइंट आउट किया है। एंड यू नो, आप दुनिया अगर फिरे हों, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो मकामात हैं, ये दुनिया के किसी भी खूबसूरत खित्ते से कम नहीं है। तो एक चीज़ जब अपनी है हमारी, तो हम इसे क्यों बर्बाद करने या ख़राब करने पे तुले हुए हैं? नंबर 1 दुनिया नहीं फिरे, और दूसरा ये कि अपनी चीज़ है तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो रही है, सिचुएशन हो रही है, विच इज़ सो रॉन्ग। यानी आप खुद भी ख़राब करो और बाकी दुनिया फिर आए भी ना देखने के लिए। सो दिस इज़ अच्छा जी, क्विकली अब हम जाएंगे अगले डेस्टिनेशन पे, वो है मानसेरा, कौसर सलीम बंगश के पास। जी देखें, जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान में जहाँ पे सियाहत होती है और जहाँ भी कोई थोड़े बहुत मामलात ख़राब हुए हैं, तो मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि जिन लोगों का सियाहत से कारोबार वाबस्ता होता है, वो लोग मेहमानों को या सियाहों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। लेकिन अक्सर देखा ये गया है कि इब्तिदा हमेशा सियाहों की तरफ से इस किस्म की हो जाती है। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे ज़रूर होते हैं कि वहाँ पे मामलात हद से ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो लड़ाई झगड़े तक बात चली जाती है। जहाँ तक हज़ारा डिवीज़न का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख़्याल में बहुत अरसा हो गया है कि यहाँ पे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया कि कहीं पे सियाहों या दुकानदारों के दरमियान या होटल वालों के दरमियान कोई मामला ख़राब हुआ हो। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि गुज़श्ता दिनों 30 जुलाई को जब महाडरी के मकाम पर मरकज़ी पुल बह गया
और तकरीबन 14-15 हज़ार सयाह वादी कागान में स्टक हो गए थे। तो वहाँ के होटल वालों ने ऐलान किया कि जब तक ये लोग वादी कागान में फंसे हुए हैं उनके लिए रिहाइश बिल्कुल फ्री होगी और खुराक पर 50% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। हज़ारा डिवीज़न की मिसाल बहुत उम्दा है और यहाँ पे बहुत कम इक्का दुक्का कोई वाक़यात हों, वरना ज़्यादातर ऐसी तरह होता है कि लोग अपने सियाहों का या मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। थैंक यू बंगू साहब, थैंक यू जी। सो इश्यूज आर द सेम एवरीवेयर एंड वी नीड टू बी केयरफुल। अगर हम ही अपने मुल्क को साफ नहीं रखेंगे और ज़रा कुछ लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे किसी और से। अच्छा जी, कल हमने आपको बताया था ना खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से दवाओं की ख़रीदारी में एक बहुत मेगा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें लिटरली 3.5 रुपये का जो इंग्रेडिएंट था वो 750 रुपये तक में ख़रीदा गया और अरबों का नुकसान पहुँचाया गया कौमी ख़जाने को। इसी तरह अब उस स्कैंडल के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जाली ड्राइविंग लाइसेंस का स्कैंडल भी मंजर आम पर आ गया है। पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठते जा रहे हैं। बानी PTI ने सूबे में करप्शन से मुताल्लिक बढ़ती शिकायत पर वज़ीर आला अमीन गंडापुर की मुशावरत से 4 दिन पहले ही 3 रुकनी कमेटी बनाई है। कमेटी वज़रा की गवर्नेंस और माली बदउनवानी की शिकायत से वज़ीर आला को आगाह करेगी। अब बाहर के ममालिक भी खैबर पख्तूनख्वा से बनाए गए जाली ड्राइविंग लाइसेंस की हुकूमत पाकिस्तान से शिकायत कर रहे हैं। हांगकॉन्ग में 89, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों से भी ऐसे लोग सामने आए हैं जहां पर जाली लाइसेंस से मुतालिक पाकिस्तान को शिकायत मिल रही हैं। सिर्फ हांगकॉन्ग में ही 89 कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं। लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए हैं जिनको सिरे से कुछ आता जाता ही नहीं था ड्राइविंग का। बड़ी अजीबोगरीब बात है और ये समझने की भी ज़रूरत है कि एक्चुअली हम भी बना रहे हैं, गलत बात है और बाहर के लोग पकड़ भी रहे हैं, शर्मनाक बात बन गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ माहम कुरैशी हमारे साथ हैं और माहम सबसे पहले तो हमें ये समझा दें कि ये स्कैंडल क्या है, ये लाइसेंस किसने और किस दौर में जारी किए थे, तो जारी भी किए थे कि नहीं या कुछ और हो रहा है, ये हम इसकी बैकग्राउंड बताएं क्या हो रहा है। देखिए, स्कैंडल ये है कि ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में मुकीम पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने वहाँ के इदारों को इंटरनेशनल जाली ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जमा कराए, जिस पर वहाँ की हुकूमतों ने पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त लिखा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने वज़ारत ख़ारजा को ख़त लिखा था, जबकि हांगकांग हुकूमत ने नैब को ख़त लिखा था और उन ख़तों में ये कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान के दीगर सूबे जो हैं उनके शहरियों को भी जाली ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी किए गए थे। इसके अलावा उसमें यह भी कहा गया था कि ऐसे लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे जो कि शुरू से पाकिस्तान आए ही नहीं थे और उन ड्राइविंग लाइसेंस की जो है जाली तस्दीक करा के वो भी जमा कराई गई थी। इस हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने जो है सूबाई हुकूमत को इस मामले की छानबीन का कहा, जिस पर सूबाई हुकूमत ने एक कमेटी कायम की और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट जो है उनकी सरबराही में ये कमेटी कायम की गई थी और उस कमेटी ने इस मामले की पूरी तरीके से छानबीन की थी और रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को जमा कराई और जो तमाम तर इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे उसको दुरुस्त करार दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कब से ये लाइसेंस जो है वो जारी किए जा रहे हैं, तो ये गुज़िश्ता 15 साल से ये लाइसेंस जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है गैर मुल्की जो दूसरे ममालिक में जो है पाकिस्तानी जो है वो रह रहे हैं और उनको भी ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी किए जा रहे हैं। वैसे मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि जाली लाइसेंस क्यों, मतलब जाली क्यों कोई बनवाएगा। ये तो बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, यहाँ जब बैरून मुल्क कोई जा रहा होता है तो वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं एंड इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस ऑल्सो, ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो मतलब यहाँ से पर्टिकुलरली जो जारी हो रहे हैं वो जाली कैसे हैं, ये ज़रा हमें समझाएं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, इस स्कैंडल की अब तक जो तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान से ऐसे लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं जिनकी उम्र जो है 18 ईयर्स से जो है वो कम है। इसके अलावा ऐसे बड़ी तादाद में ऐसे शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं जो कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें बड़ी तादाद जो है पंजाब और सिंध के लोगों की आई है। उनके लिए ये बात ज़्यादा आसान उनको लगी है, उनके लिए ज़्यादा बात आसान है कि वो महकमे ट्रांसपोर्ट को पैसे दे
लेकर यहाँ से जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के ज़रिए अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। जब इंक्वायरी कमेटी ने इसके ऊपर जो है तहकीकात करनी शुरू की तो जो डेटा है वहाँ से ये भी मालूम हुआ कि महकमे ट्रांसपोर्ट ने इनकी जो लाइसेंसेस है उनकी जाली तस्दीक भी की हुई है। इसके अलावा जब मज़ीद तहकीकात करनी चाहिए तो सॉफ्टवेयर से जो है सारा डेटा उड़ा दिया गया। ऑलराइट, दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। बहुत शुक्रिया आपका वहां कुरैशी। बेसिकली अंडर एज की भी ड्राइविंग लाइसेंस अंडर एज था, ऐसे लोग जिनका ताल्लुक नहीं था सूबे से उनको भी वहां से पर्टिकुलरली लाइसेंस दिए गए हैं। सो यस, देयर आर क्वेश्चंस ओवर देयर। अभी हम बात करेंगे क्रिकेट की। वर्ल्ड कप में मायूस कुन, क्यों हम बार-बार फॉरवर्ड मायूस कुन की हम बात कर रहे हैं, आगे की बात करें। के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेजर सर्जरी के बाद ओके ठीक है, तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम के इंतखाब में कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन ठीक ही है, जो रिसोर्सेज हैं डोमेस्टिक वालों को भी रखा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल बांग्लादेश के खिलाफ 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, मगर लोगों के लिए यही सरप्राइज बन गया है, कुछ लोगों के लिए कि कोई सरप्राइज नहीं था। बेसिकली सरप्राइज ये था कि कोई सरप्राइज नहीं था और उन्हें खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया गया जिन्हें वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस पर तनकीद का निशाना बनाया गया था, तो वो ही मुड़ मुड़ के वापस आ गए हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि डोमेस्टिक एग्जैक्टली ना, तो मार्स से तो इन्हें इंपोर्ट करेंगे ना खिलाड़ी, ये बता दो ना। जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी वाले थे उनको भी रखा गया, उनको रखा, ये मैं बिल्कुल यही बता रही थी कि वो चेंज हुआ है। कामरान गुलाम हैं और मोहम्मद अली हैं, इनको स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन साथ ही टीम की क़यादत बदस्तूर शान मसूद करेंगे। नायब कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी से लेकर सऊद शकील को दे दी गई है। ये लेकर आपने इतना क्यों एम्फसाइज किया है? क्योंकि पहले वो होते थे। अच्छा ठीक है, बताना है ना। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी तीनों बतौर आम खिलाड़ी टीम में शामिल होंगे। इस टेस्ट स्क्वाड में एक तासुर जरूर लिया जा रहा है कि बोर्ड ने प्लेयर पावर को तोड़ने की अपनी सी कोशिश की है। टेस्ट स्क्वाड के ऐलान से बात मजीद वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जानता है कि कौमी टीम में मेजर सर्जरी की गुंजाइश फिलहाल ना होने के बराबर है। बांग्लादेश टीम 17 अगस्त को इंशाल्लाह पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 21 to 25 रावलपिंडी में ही मैचेस होंगे। जी हाँ, सईद याह्या हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। याह्या साहब, मतलब यही हो सकता था, इम्पॉसिबल अवेलेबल रिसोर्सेज में डोमेस्टिक वालों को भी शामिल कर लिया। इमाम नहीं है, ही वाज आल्सो वन ऑफ दोस्त जिनके बारे में ख्याल था कि बड़े क्लोज हैं बाबर एंड कुछ और लोगों के, और क्या हो सकता था? अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम और हुमा अस्सलाम वालेकुम। हुमा ने जो बात की ना, बहुत ही अच्छी उन्होंने बात की कि जो हम सर्जरी की बात कर रहे थे, जो सरप्राइज की बात कर रहे थे, सरप्राइज कोई सरप्राइज नहीं, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। और आप जो बात कर रहे हैं कि टीम अनाउंस हुई है, तो मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये जो आपने साइड मैच के लिए टीम अनाउंस की है, उसमें उमर अमीन को टीम में शामिल किया गया है। तो आपको ये आके पूछे कि भाई उमर अमीन की परफॉर्मेंस क्या है। उमर अमीन ने मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था। मैथ्यू हेड जो ऑस्ट्रेलिया के जाया मिजाज बैट्समैन थे, डेविड वॉर्नर, उन्होंने उनसे पहले जो है वो क्रिकेट शुरू की थी और वो रिटायर होकर चले गए। वकार यूनुस दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं। 4 इनिंग में 150 किया है उमर अमीन ने। समीन गुल को आप लेकर आए हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर की अगर आप बात करें तो कहाँ है इखलाक, कहाँ है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर ज़ुहैर नज़ीर से, जिनको शामिल नहीं किया गया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इमामुल हक की, तो उनको तो ड्रॉप होना ही था टीम से। लेकिन इस टीम में अगर आप बात करते हैं तो हमारा हाल ये है कि हम एक स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर सके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अब बांग्लादेश के खिलाफ नाकामी के मुकाबले नहीं हो सकते। अब टीम में एक बार फिर नसीम शाह शामिल हुए हैं और सिलेक्शन कमेटी ने जो ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जनरेट की गई है, उसमें ये लिखा गया है कि शाहीन शाह अफरीदी को इसीलिए वाइस कप्तानी से हटाया गया है कि उनका वर्क लोड जो है वो मैनेज किया जाना चाहिए। तो भाई अगर उनको आपने नाइब कप्तानी से हटाकर वर्क लोड मैनेज करना है तो बड़ी कमाल बात है। या तो आप ये बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को हमने इतने मैच खिलाने हैं, इतने मैच नहीं खिलाने, सीधा सीधा आप कहते हैं कि यार शाहीन अफरीदी हमको अच्छे नहीं लगते, हम शाहीन अफरीदी के साथ नहीं जाना चाहते, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इस तरह की चीजें करने से हैरानकुन बात है। और जिस तरह आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सर्जरी की कि कुछ खिलाड़ियों को आप बैठाएंगे, तो कोई सरप्राइज टीम में सिलेक्शन के हवाले से नहीं है। शान मसूद आपके कैप्टन थे, उन्होंने ही कप्तान होना था। आइडियल सिनेरियो ये बता दीजिए। चले, जाहिर है आपका तजर्बा है, आप लोग फॉलो करते हैं, हमारे साथ होते हैं आप भी, भट्टी साहब भी, सुहेल भी।
आपने कुछ नाम लिए, कुछ और बता दें, कुछ लोग जो होने चाहिए थे और कुछ लोग जो प्रॉब्ली शायद आपके ख्याल में नहीं होने चाहिए थे इसमें। और या नए चेहरों की भी बात कर लें जो शामिल किए गए, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, इनके बारे में भी ज़रा बैकग्राउंड एवरीबडी वुड नॉट नो, तो कुछ बताएं। देखिए, कामरान गुलाम और हुरैरा की जो आप बात कर रही हैं, ये पिछले 1 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं। इससे पहले ये श्रीलंका भी गए थे, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में उनको खेलने का मौका नहीं मैसर आया था। तो अब कामरान गुलाम को एक मौका मिला है, हुरैरा को एक मौका मिला है, और मेरा ख्याल है कि अब उनको मौका मिल जाना चाहिए। बाकी जिन खिलाड़ियों से मुझे इस सीरीज में बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, बैटिंग में आपके कप्तान चांद मसूद हैं, फिर उसके अलावा सलमान अली आगा बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, सऊद शकील आपने उनको वाइस कप्तान बनाया है, फ्यूचर कप्तानी के हवाले से आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आमिर जमाल गुड न्यूज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन ये साइड मैच जो है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी फिटनेस चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, बैक इंजरी उनको हो गई थी। नसीम शाह जो है वो 1 साल के बाद करीबन टेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल रही है उसमें हमारे पास पीछे मुड़कर देखने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। जेसन गिलेस्पी आए हैं और जेसन गिलेस्पी चाहेंगे कि वो एक अच्छे नोट पर सीरीज की शुरुआत करें और बांग्लादेश को कम से कम वो हराएं। अच्छा, हमारे पास स्पिनर आपने कहा हम नहीं प्रोड्यूस करने में, हमारे पास बैकअप में ही कोई स्पिनर मौजूद नहीं है, मतलब व्हाट अ ट्रेजेडी इट इज। देखिए, बात दरअसल ये कि हम जिस मिस्ट्री स्पिनर को लेकर अब तक ट्रैवल कर रहे हैं, जिनका नाम अबरार अहमद है, उनको हमने टेस्ट मैच में तो खिलाया है, लेकिन T20 मैच में हमने उनको नहीं खिलाया। पिछले साल हमने उनको 50 ओवर के वर्ल्ड कप में टीम के साथ ट्रैवल रिजर्व के तौर पर रखा था, बड़ी गुफ्तगू हुई, आपने उनको मौका नहीं दिया। इस वर्ल्ड कप में हम सोचते रहे ये मिस्ट्री स्पिनर कब हम इस मिस्ट्री को जो है वो सामने वाले को जो हैरान करेंगे, हमने उनको एक मैच भी नहीं खिलाया। अब हम लेकर आए हैं मेहरान मुमताज को, जिनको हमने एक मैच शाहीन की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया, उन्होंने सेकंड इनिंग में 4 आउट किया और ये वो मैच था जहां पर हम बांग्लादेश के खिलाफ मैच हार गए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप उनको मौका दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अपने स्पिनर्स को जो है वो कैसे खिलाएंगे, ये नदीम खान बता सकते हैं, जो पिछले 8 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। पिछले 8 साल से जुनैजिया पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक क्रिकेट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरानगी के साथ ये कहना पड़ता है कि हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का नया निज़ाम आया है, अभी आया नहीं है, उसके ऊपर तनकीद हो रही है। तो सैयद मोहसिन रजा नकवी को आप क्या तनकीद का निशाना बनाएंगे? जुनैजिया हो गए, नदीम खान हो गए, उस्मान वाला साहब हो गए, ये पाकिस्तान क्रिकेट के वो लोग हैं जो पिछले 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद हैं। लेकिन आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि एहसान मानी जब आए तो उनके साथ 6 टीमों का जब कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने कहा सर ये ठीक है। नजम सेठी आए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट को वापस लेकर आए, उन्होंने कहा सर ये ठीक है। अब मोहसिन नकवी को एक नया लॉलीपॉप उन्होंने दिया कि जी हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नए टूर्नामेंट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब, उनकी नीयत के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, काम करने के अंदाज के ऊपर मुझे उनके कोई शक नहीं है। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट को वो ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को नाकामियों के भंवर से निकालना चाहते हैं। इसलिए उनको अपने राइट लेफ्ट देखना होगा, जो एक ऐसे दरबार में बैठे हुए हैं जहाँ पर जो भी बादशाह आता है उनको नदीम खान हो गए, जुनैजिया हो गए, उस्मान वाला हो गए, बहुत से और लोगों पर भी गौर करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू याह्या, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। अभी हम भाई अगस्त है, मतलब अब हमने वो झंडों की खरीदारी शुरू कर दी है। अच्छा, लेकिन मिली नगमों का वक्त भी आ गया है और कल से हमने वैसे एक्चुअली सिलसिला नहीं पिछले 1-2 दिनों में भी हमने कुछ दिखाया है, लेकिन एक और मिली नगमा आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। और मसरूर अनवर ने लिखा है और इसको गाया है तहसीन जावेद, अमजद हुसैन, बेंजामिन सिस्टर्स और फातिमा जाफरी ने। तो ये लड़कियाँ बहुत बहादुर होती हैं, हमें पता है, हमारी बहुत कुछ अचीव करती हैं, लेकिन ये जो लड़की है ना, एक इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और हम अभी आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन अभी हम पिछले कल से इनफैक्ट आपको अपने टूरिस्ट लोकेशंस जो हैं, सिटीज़ जो हैं, हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ये भी सिखा रहे हैं सफाई रखें एंड ऑल दैट। लेकिन खूबसूरती भी हम उन जगहों की देख रहे हैं, और जिस तरह अब्दुल्ला ने बात की, हमारी जो लड़की हैं, हमारी ख़वातीन जो हैं, वो इतनी एम्पावर्ड हो गई हैं, और ऑब्वियसली उन जगहों ने भी उनको वो कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अकेले ट्रैवल कर सकती हैं इन इलाकों में, वो लिटरली अकेले जा सकती हैं, दे आर मोस्ट वेलकम देयर। इन्हीं में से एक है बरीरा खान, जो वैसे एक एक्ट्रेस भी हैं, बडिंग एक्टर हैं, और साथ ही एक बाइकर भी हैं, और वो अपनी 70 लेती हैं और वो लाहौर से कभी हुंजा पहुंच जाती हैं, कभी नथिया गली पहुंच जाती हैं, कभी कहीं पहुंची होती हैं। एक चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद आप अपनी गाड़ी में बैठे और आप ट्रैवल करें, 2-4 दोस्तों को रखें, लेकिन टू बी अलोन ऑन अ मोटर बाइक
इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो ये बड़ी कमाल की बात है और आज हम बरीरा से बात करेंगे इसी हवाले से। सबसे पहले तो ये बताएं, आप अभी कहाँ हैं? आप लाहौर में हैं या आप कहीं निकली हुई हैं टूर पे? आपने जैसे बोला है, मैं अपनी मोटरसाइकिल पकड़ के हुंजा निकल गई थी। ओह जबरदस्त। तो अभी आप किस मकाम पे हैं? मैं दुईकर हुंजा में। अच्छा ठीक है, अब बिल्कुल भाई हमें छोटा कर दें और बरीरा की स्क्रीन जो बड़ी कर दें, बिकॉज पीपल वुड लाइक टू सी बरीरा एंड हुंजा। ये बताएं ये जर्नी आपकी किस तरह स्टार्ट हुई और आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी बहादुरी पे टू बी ट्रैवलिंग अलोन, उस पर भी हम आ जाएंगे, लेकिन किस चीज़ ने आपको कंपेल किया, इंस्पायर किया कि आप अकेले ही निकल पड़ी? नेचर, मैं हमेशा से बहुत बड़ी नेचर लवर रही हूँ और एडवेंचरस बहुत ज़्यादा थी। ख़ास तौर पे मेरे फादर मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया था कि दुनिया देखो, जो करना चाहती हो करो। तो बस नेचर ने मुझे पुल किया अपनी तरफ। बड़े चैलेंजेस होते हैं वैसे बरीरा, वैसे ही मतलब कोई लड़का भी हो तो अकेला नहीं जा पाता। हम लड़के लड़की को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अकेले ट्रैवल करना ज़रा चैलेंजिंग हो सकता है, वो भी पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों पे। सो ठीक है, वालिदैन इजाजत दे देते हैं कि हाँ चलो ये इस्लामाबाद तक चले जाओ। वैसे कमाल की बात है कि आपके वालिद साहब आगे हुंजा तक पहुंच जाना ऑन अ मोटर बाइक। मतलब व्हाई ऑन अ मोटर बाइक? शुरू में ये जर्नी काफी मुश्किल रही है। इस तरह भी नहीं था कि मतलब पेरेंट्स ने जाने दिया, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि मैं ये कर सकती हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम मैच्योर इनफ, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माने हैं। लेकिन हाँ, ये अभी भी काफ़ी हैरानकुन बात तो है कि पेरेंट्स मान गए हैं और अभी मुझे काफ़ी लोग ये पूछते हैं किस तरह से मनाया जाता है। अच्छा बरीरा, ये ज़रूर बताएं हमें, वी कीप हेयरिंग ऑब्वियसली नेगेटिव स्टोरीज, नेगेटिव के अकेले ख़वातीन जा रही हैं, कोई मोटरवे पे ये हो गया तो फलानी जगह ये हो गया। आपको ऐसी खबरों से डर नहीं लगता? ऐसी खबरों को झुटलाने के लिए ही मैं निकली थी बाहर क्योंकि मैंने देखा था जबकि मीडिया पे इतनी सारी बात हो रही है मगर दुनिया उस तरह से रिस्की नहीं है। मैं जब अपना गई थी कश्मीर आता है, तो फिर मैं निकली थी कि मैं लोगों को ये बताऊं कि इतना ज़्यादा रिस्की तो नहीं है जितना इंटरनेशनल मीडिया खास तौर पे दिखाता है पाकिस्तान को। और दैट वाज ट्रू। मैं जब मैंने बहुत ट्रैवल शुरू कर दिया तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया कि रोड्स भी उस तरह से नहीं है जैसे कहा जाता है, लोग भी उस तरह से नहीं। अब तक आप अपने कितने सोलो जर्नीज कर चुकी हैं और कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? मैं साल में तकरीबन मिनिमम 3 करती हूँ और मैं आज़ाद कश्मीर, हुंजा उस साइड पे, लाइक मुजफ्फराबाद कश्मीर, भूरबन और यहाँ हुंजा, लाइक गिलगित बल्तिस्तान। नॉर्थ में मैंने काफी ट्रैवल किया, अभी मेरा साउथ में करने का प्लान। हाँ बिल्कुल, आप तो मैं कहता हूँ कराची आए और उसके आगे फिर गवादर जाएं और बड़ा तो यहाँ भी बहुत है। अच्छा, आप और भी बहुत कुछ करती हैं, तो आप यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, व्लॉगर हैं आप, एक्टर हैं, मॉडल हैं, सब कुछ कैसे मैनेज कर रही हैं? जब आपके प्रोजेक्ट्स होता है तो वापस आ जाती हैं, फिर आप निकल जाती हैं, हाउ डज दैट वर्क आउट? That works out like 6:6 के 6 months काम और 6 months फिर अपनी मर्जी से जिंदगी जीना। और वैसे जो मेरा काम है वो भी मेरी अपनी मर्जी ही है। इट्स माई पैशन टू डू आर्ट्स, टू डू एक्टिंग, और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर से ही टाइम निकाल रही होती हूँ कि पहले मैंने प्रोजेक्ट किया, फिर जब थोड़ा सा भी ऑफ मिला मैं निकल जाती हूँ ट्रैवलिंग पे। तो बरीरा, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि जब आप अपना प्लान करती होंगी अपना कहीं ट्रैवल किसी डेस्टिनेशन पे, तो एक रूट प्लान भी होता होगा, रात को कहाँ रुकना है, दिन में कहाँ जाना है, रातों का ट्रैवल अवॉइड करती होंगी, पहले से अपनी बुकिंग्स करवा लेती होंगी जहाँ आपको जाके रहना है। इसी तरह होता है हर जगह पे कोई पॉइंट पर्सन होता है जिनको आप जानती हैं, जहाँ आप जाके रहती हैं, किस तरह, हाउ डज इट वर्क आउट? दिस इज द मेजर टिप फॉर ऑल द ट्रैवलर्स, खासतौर पे सोलो ट्रैवलर्स जो भी जा रहे हैं उनको अपना रूट प्लान पता होना चाहिए। प्लस ये भी पता होना चाहिए कि कितना रिस्की है कितना नहीं, क्योंकि अक्सर बारिश हो जाती है, बाइक की स्लिपिंग का बहुत चांस होता है और आपको टाइम से निकलना
ताकि आप टाइम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचें। प्लस लोकल के साथ इंटरेक्शन और उनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी आपके पास कोई ना कोई लोकल होना चाहिए जो उधर आपकी हेल्प कर सके। और जहाँ तक बुकिंग्स का है तो ऑब्वियसली बुकिंग आपकी पहली होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट्स योर डेस्टिनेशन। और जहाँ जाती हैं आपको लोग मतलब अब इससे पहले हम दिखा रहे थे कि लोग बड़ा गंद भी मचा देते हैं टूरिस्ट जब ऐसे मकामात पे जाते हैं, तो आप हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि आप इतनी खूबसूरती देख रही हैं, इतनी नेचुरल तरीके से देख रही हैं, यू आर लिटरली जिसको कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में आप ट्रैवल भी कर रही हैं, एक छोटी सी मोटर बाइक आप लेके जाती हैं। सो डू द लोकल पीपल हेल्प यू आउट ऑल्सो व्हेन दे सी यू? एक अकेली लड़की जा रही है, हम कुछ मदद कर दें, क्या रिएक्शन है? जब मैं सोलो होती हूँ मैंने हमेशा ये चीज़ फील किया है कि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है इन लोगों का। लोकल्स इतनी हेल्प करते हैं। मैं एक दफ़ा मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और आपको पता है यहाँ पे हुंजा या इस तरह के रिमोट एरियाज़ में पेट्रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेट्रोल पंप है तो उधर पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं होता। लिटरली मेरे लोकल्स ने धक्के लगाए थे मेरी बाइक को, जब तक पहुँची नहीं वो तब तक वो धक्के लगाते रहे थे। और जहाँ फूड अगर मैं कहीं पर लेने जाती हूँ तो वो मुझे फ्री फूड दे देते हैं। दे आस्क मी क्वेश्चंस, वो बल्कि अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। तो लोकल्स बहुत ज़्यादा इधर हम्बल। अब ये बताइएगा कि ये 70 सीसी बाय चॉइस है या बाय हालात था? वी वांट टू ट्रैवल ऑन अनदर मॉडल, ऑन अनदर बाइक में भी, या अपग्रेडेड या इसके पीछे क्या कहानी है? अच्छा, आई वॉन्टेड टू ट्रैवल एंड ट्रैवल ऑन अ मोटर बाइक। और मेरे घर में आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल है कि आप पेरेंट्स को कहो अच्छा मैंने अभी बाइक सीखी है, मुझे 6 महीने हुए हैं, अब मैं जा रही हूँ ट्रैवल पे। मेरे घर में 70 सीसी थी जो मेरे अब्बा की थी, और मैंने कहा कि मैं इस पे चली जाऊंगी। मुझे एक्चुअल में काफ़ी बाइकर्स ने कहा था कि 70 सीसी नहीं जाएगी। मैंने कहा था इट्स अबाउट द राइडर नॉट द बाइक, और मैं चले जाऊंगी। और जब मैंने पहला टूर किया था मैं इससे खुल गई थी कि हाँ ये तो जा सकती है। सो बेसिकली वो मेरे फादर की थी जो मैंने यूज करना शुरू कर दी थी। और अब तो आई एम श्योर आपको मतलब और भी लोग आ गए हैं आपके इस जर्नी में आपको बाइक्स वगैरह देने के लिए। अच्छा, इससे पहले हम एक सेगमेंट कर रहे थे, आई एम सॉरी आई वांट टू, क्योंकि अब हमारे पास आप एग्जांपल एक आ ही गई हैं, आंखों देखा हाल आप हमें बता सकती हैं। हम अपने टूरिस्ट को समझा रहे थे कि कुछ तकाजे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करने के, कुछ उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करना होता है, कुछ सफाई सुथराई का ख्याल रखना होता है। आपने भी विटनेस किया है कि हम थोड़े से नॉनशलांट एटीट्यूड के साथ पहुँच जाते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं टाइम्स। मैं ये बात, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मैं ये बात एक्चुअली मीडिया पे करना चाह रही थी। मैं जब आ रही थी दन्योर की रोड पे मैं चढ़ी हूँ हुंजा की तरफ, वहाँ पर एक लैंड क्रूजर में देयर वाज अ फैमिली, उन्होंने 2 टिन के पैकेट पर फेंके हैं, एंड दैट वाज सो डिस्गस्टिंग फॉर मी। मुझे इतनी परेशानी हुई उससे कि मैं बाइक साइड पे लगा के सोचने लग गई थी। कल मैं अभी यहाँ पर लाल शहजादी बहुत मशहूर है का रेस्टोरेंट, उधर गई और इतने प्लास्टिक इतने टिन्स पड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, क्यों है? तो उन्होंने कहा जब टूरिस्ट आते हैं ना, और खास तौर पे उन्होंने इस चीज को मेंशन किए कि जब पंजाब से आते हैं तो वो बहुत ज्यादा गंद मचाते हैं, तो हम लोग तो बस साफ ही करते रह जाते हैं। चलिए, दैट्स अ ट्रेजेडी। कहीं से भी जाएं, मतलब हम यही यहाँ पे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि आपने भी इस बात को हमारे साथ शेयर किया है कि आपका अपना ज़ाती तजर्बा कैसा रहा है। अभी और कोई डेस्टिनेशन है जो आपके जहन में हो कि हाँ यहाँ तक भी जाना है? होता है ना माइंड बनाया हुआ, हाँ जी यहाँ तक जाना है। अभी यहाँ पर तो मैं 15-16 दिन और हूँ, और मैंने खुंजराब जाना था, खुंजराब का रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हुआ हुआ है। उसके अलावा मैंने शिमशाल जाना था, शिमशाल का भी थोड़ा ऑफ रोड है। इंशाल्लाह आज मैंने निकलना है। लेकिन अगर मैं अब आगे की डेस्टिनेशंस बताऊं तो मुझे सिंध की तरफ ट्रैवल करने का बहुत शौक है। आपको बहुत मजा आएगा। आप इस तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी अहेड एंड मेनी मोर जर्नीज टू कम। मतलब आपको याद है ना ज़ेनिथ इरफान, हमारी मोटरसाइकिल, बिल्कुल मोटरसाइकिल गर्ल, उन पे एक मूवी भी बनी थी, मतलब हमारे शो पे भी आई थी, और हमें लगता है कि वो एक शी वाज अ बिट ऑफ ए ट्रेंड सेटर। लड़कियां करती होंगी उससे पहले भी और उसके बाद भी कर रही हैं, लेकिन जब उनकी मूवी आई सामने
तो बड़ा ही अच्छी तरह कॉन्फिडेंस लड़कियों को मिला। ओके फाइन, इफ समबडी एल्स इज आल्सो डूइंग इट सो आई कैन डू इट टू। एंड हियर यू हैव एन एग्जांपल इन बरीरा। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अरशद नदीम की। हमारी उम्मीदों और तवक्कुआत का मरकज़ बने हुए हैं, आज रात इनका मुकाबला है। So we'll talk about that. अच्छा, एक तरफ विनेश फोगाट जो हैं भारतीय रेसलर, जाहिर है उनको बहुत सी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और सब उनको हीरो बना रही हैं, लेकिन बीजेपी के वो खिलाफ रही हैं और बड़ा वोकल रही हैं उनकी रेसलिंग फेडरेशन के जो करता धरता हैं। इसलिए बीजेपी के जो हामी हैं वो तो कह रहे हैं कि जी अच्छा ही हुआ जो हुआ, और इनको वैसे वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। पहले आपको ये तो बता दें की वजह से, तो ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। उसके बाद एक और अंतिम पंगाल, जो कि रेसलर हैं भारतीय, और उनकी टीम को भी पेरिस से डिपोर्ट कर दिया। और हुआ ये कि उनका कार्ड जो था वो उन्होंने अपनी बहन को दिया, एक्रेडिटेशन कार्ड के जो ओलंपिक विलेज है वहाँ से जाके कोई चीज़ें उठानी थी, वहाँ सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। एंड दिस इज टोटली नॉट अलाउड कि आप अपना कार्ड किसी को दें। उन्हें डिपोर्ट ही कर दिया। वहाँ उनकी टीम को सारों को डिपोर्ट कर दिया। और फिर ऐसी भी कोई बात हुई कि इन्होंने वहाँ कोई कैब्स वगैरह यूज़ की और पैसे नहीं दिए। अच्छा, अब हमारी उम्मीदें हैं अरशद नदीम से, जो आज उतरेंगे मैदान में। और जैवलिन थ्रो का आज फाइनल होगा रात को 11 बजकर तकरीबन थोड़ा सा उसका तरीकेकार भी बता दें कि जैवलिन थ्रो में फाइनल होता क्या है। कि जी फाइनल में अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स एक्शन में होंगे। पहले मरहले में तमाम 12 एथलीट्स 3-3 बार जैवलिन फेंकेंगे। 3 बारियों के बाद 8 बेहतरीन थ्रोज करने वाले जो हैं उनको मजीद 3 बारियां मिलेंगी। मजमूई 6 बारियों में सबसे बेहतर थ्रो जो प्लेयर करेगा वो हतमी थ्रो करार दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अरशद पहले 3 बारी में भी आगे अगले मरहले तक क्वालिफाई कर लेंगे। अरशद जो है वो चौथे नंबर पे है फिलहाल चौथे नंबर पर हैं। और 6 थ्रोज इन्होंने इंशाअल्लाह की, तो उन 6 में से जो सबसे बेस्ट होगी वो कंसिडर की जाएगी इनकी फाइनल थ्रो। सो आई एम सेइंग कल इंशाअल्लाह हम विनिंग प्रोग्राम करेंगे एंड वी विल हैव एन ओलंपिक मेडल inshallah after 32 years hopefully inshallah. All right, we'll see you tomorrow. Bye.